हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं अमन इंदिरा क्लासेस में शीट डिस्कशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो जो शीट हमने क्लासरूम में आपको दी है उसके क्वेश्चन का डिस्कशन है। सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारे शीट में जो पार्ट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कई वैरायटी के क्वेश्चंस शीट में हैं, तो उसमें पार्ट 1 देखिएगा। पार्ट 1 में कई सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन ए बी सी डी एक्सेट्रा। तो उसमें सेक्शन ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल लल्लू। इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो उसमें जो पहला सवाल है, जिसको हम लोगों ने A1 टाइटल दिया है, उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच फोर्स प्रोटॉन एंड प्रोटॉन एक्सर्ट ऑन ईच अदर इनसाइड न्यूक्लियस। तो कह रहा है कि मान लो एक न्यूक्लियस है। अब वो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। कह रहा है ये न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे पे किस तरह का फोर्स लगाते हैं। वी नो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, तो नेचुरली एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। और ये जो रिपल्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। लेकिन इस रिपल्शन से ये लोग दूर भाग नहीं रहे हैं, ये लोग एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से जो रिपल्शन का फोर्स है वो ओवरकम किया जा पा रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। तो ये दो तरह की फोर्सेस हैं सर। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वो भी लगती हैं, लेकिन वो सिर्फ बीटा रेडिएशन के टाइम पर लगती हैं, रेयर फोर्सेस हैं, तो उसका डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं। दो फोर्सेस हैं, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कह रहा है कि A2 है। कह रहा है कि एक ब्लॉक है A, एक ब्लॉक है B, और फिर ये बोल रहा है कि अगर A ब्लॉक ने B पर फोर्स लगा रखा है 20 न्यूटन का, तो B ने A पर क्या फोर्स लगा रखा है। एक्शन रिएक्शन याद करिए, 20 न्यूटन का ही फोर्स है, लेकिन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा लॉ यहाँ काम कर रहा है। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर A बॉडी B पर लगाएगी F फोर्स, तो B भी A पर लगाएगी F फोर्स, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इफ़ A एक्सर्ट्स 20 न्यूटन ऑन B एंड B एक्सर्ट्स 20 न्यूटन ऑन A। इस तरह से देखिए जरा A3 को चेक करिए। A3 कह रहा है टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस टू कीप इट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इज दिस ट्रू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। नहीं, कह रहा है कि आपने एक बॉडी ली, ने कहा अच्छी बात है बॉडी ले ली हमने। इस बॉडी पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक है F और ये भी है F। तो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, 0। और जैसे ही बॉडी पर नेट फोर्स 0 हुआ, तुमने कहा कि बॉडी जो है वो नेचुरली इक्विलिब्रियम में आ गई। हमने कहा अच्छी बात है। अब तुम अगर ध्यान से देखो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, वो ठीक बात है। कह रहा है कि क्या ये बात न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्सप्लेन हो जाएगी, क्या ये उसे एक्सप्लेन करती है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है सब। तो कहा जा रहा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता तो एक फोर्स होती एक्शन और एक फोर्स होती रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन की खास बात ये होती है बेटा कि ये एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये दो डिफरेंट बॉडीज पर काम करते हैं। तो दो डिफरेंट बॉडीज पर काम करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज़ पर काम करते हैं। और यहाँ की फोर्स तो एक ही बॉडी पर काम कर रही, दोनों की दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, पर सेम बॉडी पे काम कर रही हैं। इसलिए ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन नहीं है, और यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए भाई A4 पे आते हैं। A4 क्या कहता है, ध्यान से देखो। कह रहा है FBD बनाना है किसी एक बॉडी का। तो चलो पहले तो सिस्टम बना देते हैं तुम्हारे सामने, है ना, फिर हम लोग FBD भी बना लेंगे इसका। देखो ये जो येलो कलर से शेड किया है, ये बेसिकली रिजिड वॉल की निशानी है। तो जहाँ पर भी ये हो गया वो रिजिड बॉल हो गई। अच्छा, अब ये जो सरफेस है इसे स्मूथ बताया जा रहा है। दूसरी बात, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बताया जा रहा है। इसका मतलब ये बॉल
लुढ़क कर आगे जा नहीं रही है। तो हमने कहा अच्छी बात है। सबसे पहली बात, बॉल का अपना वेट जो उसका mg वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड तो काम करेगा ही करेगा। तो हमने इसके वेट की जगह लिख दिया mg। तो इससे ज़मीन दबने लगी, तो ज़मीन ने इसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया, और इस वॉल से कोई नॉर्मल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नॉर्मल तभी आता है जब किसी दो सरफेस में एक दूसरे को पुश करने की टेंडेंसी होती है। फ़िलहाल ये बॉल लुढ़क कर लेफ़्ट में नहीं जा रही, लुढ़क कर लेफ़्ट में नहीं जा रही मतलब ये अपने आप इस तरफ नहीं जा रही, तो वॉल को प्रेस करने, दबाने, पुश करने की कोई टेंडेंसी नहीं है। इस वजह से वॉल से नॉर्मल नहीं आएगा, फ्लोर से नॉर्मल आएगा। ठीक है। फिर भी अगर इसका इक्विलिब्रियम चेक करना हो, हम जानते हैं कि ये रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ऊपर वाली जो फोर्स है वो नीचे वाली फोर्स के बराबर होगी। नॉर्मल बराबर mg होना चाहिए। A5 की चर्चा करो बेटे। व्हाट इज़ A5? A5 कह रहा है कि एक ब्लॉक है, 1 किलोग्राम का है, ग्राउंड पे रखा है और स्ट्रिंग से 10 न्यूटन का फोर्स लगा कर खींचा गया। FBD बनाओ और एक्शन रिएक्शन के बारे में समझाओ और बताओ कि नॉर्मल कितना है एक्सेट्रा। तो हमने कहा ठीक है भाई, पहले तो तुम्हें ना जो प्रॉब्लम शीट में है, वैसे तो जब ये तुम देखना वीडियो और सॉल्यूशन चेक करना तो शीट हाथ में लेके बैठना, बट फिर भी ब्लॉक बना दे रहे हैं। 1 किलोग्राम की बॉडी है, इस पर ना ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है और जी की वैल्यू शीट में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 10 लेनी है। मैंने कहा ओके। सबसे पहले नीचे की तरफ 1g यानी कि 10 न्यूटन, तो इसमें इसका वेट ही है, बढ़िया बात। और रस्सी से 10 न्यूटन तुमने लगा रखा है या तुमने बाहर से फोर्स लगा रखी, उठा रखा है, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन बराबर हो गए हैं। तो फिर आप देखोगे कि ग्राउंड से नॉर्मल आने की ज़रूरत ही नहीं बची, क्योंकि जैसे ही तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो इसका ग्राउंड से कांटेक्ट लूज़ हो गया, मिस हो गया। हम कहेंगे नो कांटेक्ट। कांटेक्ट होने का मतलब है नॉर्मल आना, और नॉर्मल आने का मतलब है दो सरफेस एक दूसरे को पुश करें। जब 10 न्यूटन के वेट की बॉडी को 10 न्यूटन लगाकर उठा दिया गया तो लगभग लिफ्ट हो गया ना, तो नॉर्मल की ज़रूरत नहीं है। एक्शन रिएक्शन के बारे में सोचो, तो ये अर्थ है, अर्थ ने इसे 10 न्यूटन से खींचा है, तो इसने भी अर्थ को 10 न्यूटन से ही खींचा है। तो ये जो दो फोर्सेस हैं 10-10 न्यूटन्स के, इसका वेट और अर्थ पे लगने वाला ये एक्शन रिएक्शन है। मतलब जो इसका वेट है ना mg, ये अर्थ ने लगाया है इस पर। तो अगर अर्थ ने लगाया है ब्लॉक पर, तो ब्लॉक ने लगाया है अर्थ पर, इक्वल एंड ऑपोजिट, ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। ठीक है। और ये जो 0-0 ये एक्शन रिएक्शन है, पर सर फोर्स तो है ही नहीं, ये तो 0 है। हाँ सही बात है, यहाँ नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट अगर किसी केस में नॉर्मल एग्जिस्ट करती तो ग्राउंड पर लगने वाली नॉर्मल, यहाँ तो नहीं है लेकिन अगर होती तो, और ये ब्लॉक पर लगने वाली नॉर्मल, तो ग्राउंड पर लगाया ब्लॉक ने, ब्लॉक पर लगाया ग्राउंड ने, ये एक्शन रिएक्शन होते। तो ये पेयर्स हैं बेटा। ठीक है। FBD भी बना दिया, सारे फोर्सेस डिस्कस कर दिया, नॉर्मल कितना है वो भी डिस्कस कर दिया। अब चलिए A6 के बारे में चर्चा करते हैं। A6 क्या कह रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फिर तो आसान ही है यार, तो लल्लू है, कुछ भी नहीं है। डायग्राम बना देते हैं पहले तुम्हारे लिए ना, वरना फिर वो प्रॉब्लम रहती है हमेशा डायग्राम के बिना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा सा डायग्राम हमें बनाना चाहिए। ये रहा, ये फ्लोर है, फिक्स है, इसी में ये इंक्लाइंड प्लेन है, वो भी फिक्स है, थीटा एंगल है, और फिर यहाँ पर कहीं पुली है, पुली को जोड़ रखा है।
ये ब्लॉक आ गया। और सवाल को अगर तुम ध्यान से देखो तो उन्होंने इस तरह से जोड़ रखा है। इसे स्मॉल m कह रहे हैं, इसे कैपिटल M कह रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, मैं इन दोनों को अलग अलग बनाता हूँ, ठीक है। अलग अलग बनाने का मतलब है कि ये जो स्मॉल m है इसका FBD अलग सोचूंगा, और जो ये कैपिटल M है इसका FBD अलग सोचूंगा। सबसे पहली बात, इन सब पर इनका जो वेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड्स काम करेगा mg, ठीक। अब तुम ध्यान से देखना, ये जो कैपिटल M है ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो ग्राउंड से इस पे परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल आएगी, उसे हम N1 बोल रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर N1 बोल रहे हैं, ठीक है। और रस्सी में टेंशन आएगी क्योंकि रस्सी एक ही है, रोल ओवर हो रही है पुली पर, तो टेंशन में कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शन लेस पुली हम लोगों को दी जाती है इस चैप्टर में। तो ये बच्चा टेंशन हो गई, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो कि ये दोनों ब्लॉक आपस में भी कांटेक्ट में है, तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक को दबा रहा है, N2 नॉर्मल लगा रहा है, तो रिएक्शन में इस पर भी N2 लग रहा है। तो ये वाली जो फोर्स है ये छोटे वाले M पे है और ये वाली फोर्स जो है बड़े वाले M पे है। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नीचे नॉर्मल 2 आ रही है। इस पे देखें तो ज़मीन से ये बेसिकली इस कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल 2 ऐसे इस पर फोर्स आएगी, तो स्मॉल m पे N2 आ रही है। और अलोंग द इंक्लाइन अगर तुम देखोगे तो वही रस्सी की टेंशन आ रही है, और हमने सारे के सारे फोर्सेस बना दिए। ये बन गया बेटा इसका FBD। क्वेश्चन में FBD बनाने के लिए ही दिया गया था। चलिए आगे चलिए, चलो बच्चा A7 देखो। A7 कह रहा है कि FBD बनाओ सबके। तो हमने कहा लो भाई FBD बनाते हैं, उसमें जितने जितने पार्ट लाइन से आते जा रहे हैं मैं सबके FBD बनाता जा रहा हूँ। आपको जो क्वेश्चन समझ ना आए प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो से आगे बढ़ कर जहाँ जहाँ जो जो क्वेश्चन नहीं आए पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ अटके वहाँ वहाँ मैच कर लीजिएगा। M1G, M2G, ग्राउंड से परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल, ग्राउंड से परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल। ये नॉर्मल अलग अलग कैसे लिख दी? नेचुरली दोनों सरफेस पे नॉर्मल बराबर, उस बात की गारंटी नहीं है, तो सिंप्लिसिटी है कि जब भी कभी नॉर्मल किसी ब्लॉक पे किसी ब्लॉक पे किसी ब्लॉक पे अलग अलग ब्लॉक पे लिखी जाए तो पॉसिबली वो नॉर्मल की वैल्यू बराबर आ सकती है, पर वो है तो अलग अलग फोर्सेस ना। ज़मीन ने M1 पे लगाई, ज़मीन ने M2 पे लगाई, तो ये फोर्सेस नेचुरली अलग अलग है, तो आपको इन्हें अलग अलग ही लिखना चाहिए। सर ये आपस में भी तो कांटेक्ट में है, यहाँ कोई नॉर्मल आएगी कि नहीं आएगी? तो इनके कांटेक्ट में इन दिस पर्टिकुलर केस नो नॉर्मल। सर क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि नॉर्मल इज़ अ पुशिंग फोर्स, तो जब तक कोई दो सरफेस एक दूसरे को धक्का देने का प्रयास नहीं करती तब तक नॉर्मल नहीं आता। ये दोनों सरफेसेस पड़ी हुई हैं, एक दूसरे को धक्का नहीं दे रही हैं, इसलिए इन दोनों सरफेस के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसी का। अगले पार्ट में ये कह रहा है कि हमारे पास एक तो ये है ज़मीन, एक ये है, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसे हमने कुछ इस तरह से घुमा रखा है। ये देखो बच्चा, इसे इसने M1 कहा, इसे इसने M2 कहा, ये एंगल थीटा है, और नीचे ज़मीन रिजिड है। बढ़िया लगा। ध्यान से देखने वाली बात ये कि अगर मैं सबके FBD ही बनाने हैं तो ये चीज़ M2G निकल कर आएगी। इस पे ध्यान से देखोगे तो ये M1G निकल कर आएगी। ग्राउंड से जो नॉर्मल आएगी N1 नाम दे रहा हूँ, और ग्राउंड पर जो नॉर्मल आएगी उसे भी N1 नाम दे रहा हूँ, और ये कॉन्टैक्ट की सरफेस है जिसके परपेंडिकुलर हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आनी थी। यहाँ भी एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर N2 फोर्स आएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर N2 फोर्स आएगा। अच्छा एक बात देखना कि ये वाली जो फोर्स है वो ऑन M1 है, और ये वाली जो फोर्स है वो ऑन M2 है।
इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने N2 बराबर इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो कर रहे हैं। एक बॉडी ने दूसरे पे फोर्स लगाई, दूसरी बॉडी ने पहले पे फोर्स लगाई, इस सेंस में वो बराबर कर दिए गए हैं। और यही एक्शन रिएक्शन का पेयर यहाँ भी दिखाया जा रहा है। ग्राउंड ने M2 पर लगाई और M2 ने ग्राउंड पर लगाई, ठीक है। तो ये FBD बन गया भाई। सी पार्ट बच्चा इसका एक आइडेंटिकली सेम है, मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सी पार्ट में क्या किया गया है ध्यान से देखना। इसको पूरे को इरेज कर दे रहा हूँ और तो मैं सी पार्ट का पूरा आंसर भी बता दे रहा हूँ। आइडेंटिकल है, कोई फ़र्क नहीं है। बस किया क्या इन्होंने कि इसे हटाकर एक स्फेरिकल बॉडी को यहाँ रख दिया। हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो इसे M2G ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ से M1G ऐसे लिख लेते हैं। ग्राउंड से ऊपर की तरफ नॉर्मल N1 आ रही होगी, तो ग्राउंड पर नॉर्मल N1 आ रही होगी, एक्शन रिएक्शन। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर N2 आ रही होगी और यहाँ भी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर N2 आ रही होगी। ये एंगल थीटा है, ये M1 मास था, ये M2 मास था। आइडेंटिकल क्वेश्चन थे, बस वो कुछ क्यूबॉइडल टाइप के ब्लॉक की जगह स्फेरिकल ब्लॉक दे दिया गया है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। वो क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखो। अगला जो पार्ट है इसी में एक बॉक्स, एलिवेटर, लिफ्ट कुछ ऐसा रख दिया गया है। इसके अंदर एक बच्चे को भी खड़ा कर दिया गया है और कहा गया कि जो एलिवेटर है वो खुद M2 मास का है और जो बच्चा है वो M1 मास का है। तो चलिए भाई डिस्कस करें FBD। तो मुझे समझ में आया कि बच्चे का जो वेट है वो तो नीचे M1G काम कर रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन जो इससे आ रही है वो N1 आ रही है। अच्छा, ये बच्चे पर N1 है, अगर मैं इसको देखूं तो ये ऑन बॉय है। अच्छा, अगर ये बॉय पर N1 लगा है तो फिर लिफ्ट पर भी N1 होना चाहिए, ऑन एलिवेटर। ठीक है बात। अच्छा, अपना एलिवेटर का खुद का भी तो कोई वजन होगा, तो क्योंकि मास दे रखा है तो उसका वेट है M2G जो नीचे लग रहा है। इस रस्सी से पूछो कि हे रस्सी तुमने क्या टेंशन लगाई, तो उसने टेंशन लगाई, ऊपर ये टेंशन लगी, ले भाई बन गया FBD। तो अगर मैं बॉय का FBD बनाता तो बॉय के FBD में M1G नीचे आता, N1 ऊपर आता, N काम ख़त्म हो जाता। अगर मैं एलिवेटर का FBD बनाता तो बच्चे ऊपर टेंशन आती, नीचे की तरफ M2G आता और नीचे ही की तरफ N1 आता। क्लियर है बात? बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में, अब ये पहली एक्सरसाइज ना बेटा, जो पहला सेक्शन है ये एक तुम्हें FBD बनाना ही सिखा रहा है डिफरेंट केसेस में। तो जिसने इस पे काम किया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज खुद की है ना, दूसरों के भरोसे टिका नहीं रहा कि हमें सारे सवाल बताए जाएं, तो बिलीव मी आपको अच्छा आ जाता है। ट्राई करिए खुद से, हो जाएगा। ये है M1, ये है M2, इस पर बाहर की तरफ F फोर्स लगाई गई। तो ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ पर तो M1G आएगा, यहाँ पर देखो तो M2G आएगा और ऊपर देखो तो नॉर्मल 1 आएगा। यहाँ ऊपर देखो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल 2 आएगा। यहाँ पर देखो टेंशन, यहाँ पर देखो टेंशन, है ना। तो ये FBD बन गए सबके। FBD कैसे बन गए वो दिखाता हूँ। अगर इतना पोर्शन चेक करोगे तो ये पहले वाले ब्लॉक का FBD है। अगर इतना पोर्शन चेक करोगे तो ये दूसरे वाले ब्लॉक का FBD है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला जो है वो भी लल्लू सा है। कह रहा है कि ये M1 है और ये M2 है। हमने कहा कोई इशू की बात नहीं है, कॉमन सेंस से यहाँ M1G लग रहा है और ये भी कॉमन सेंस से यहाँ M2G लग रहा है, तो नेचुरली ऊपर टेंशन आ रही होगी और यहाँ भी ऊपर टेंशन आ रही होगी।
टी और टी मैंने जानबूझ के बराबर लिखे क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आइडियल स्ट्रिंग ली गई है और आइडियल स्ट्रिंग में जब तक स्ट्रिंग को क्लैंप ना किया जाए, पकड़ा ना जाए, उसको मोड़ा ना जाए, उस पर फोर्स ना लगाई जाए, तब तक स्ट्रिंग अगर सेम रहती है तो टेंशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक, अगला एफबीडी देखो। ये सब अपने आप में न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं एफबीडी के तौर पे तुम्हें बता रहा हूँ। इन सबको तुम न्यूमेरिकल के तौर पे सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और इवन एक्सरसाइज में आगे ऐसे ही डायग्राम्स के क्वेश्चन तुम्हें न्यूटन्स लॉज लगाकर, फोर्स इक्वेशन लगाकर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ये एंगल बच्चा अल्फ़ा है, ये एंगल बच्चा बीटा है। इस क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा देने का अर्थ ये है कि इनकी डिमांड है कि आप इसमें कंपोनेंट करके विचार करें। तो हमने कहा देखो कंपोनेंट भी कर लेंगे और नॉर्मल भी बता देंगे, अपने को क्या डर है यार, है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो गलती नहीं होगी, नहीं पढ़ा है तो फिर होगी ही होगी, रटने से काम वैसे भी नहीं चलता है। चलो देखो, एक तो ये बना दिया, देखो एक ये बना दिया। कह रहा है कि एक ब्लॉक m1 मास का है, एक ब्लॉक m2 मास का है। तो कोई इशू नहीं, ध्यान से देखो। सबसे पहला तो इसका m1g नीचे काम कर रहा है, दूसरा इसका m2g यहाँ काम कर रहा है। परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल 1 आ रहा है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल 2 आ रहा है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है बेटा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये टेंशन T आ रही है और ये टेंशन T आ रही है। किसी बच्चे को ठीक ना लगे कि सर mg पसंद नहीं आ रहा है, mg के 2 कंपोनेंट कर लीजिए, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस और अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, m2g साइन बीटा, m2g कॉस बीटा। सिमिलर केस यहाँ कर लीजिए, m1g कॉस अल्फ़ा, m1g साइन अल्फ़ा। ले भाई, सारे के सारे कंपोनेंट भी हो गए और एफबीडी भी बन गया। एक तो मेरे बच्चे ये एफबीडी है, इसके अलावा आगे बढ़ना चाहिए हमें। अब चर्चा आती है बेटा सेक्शन बी की। किसकी चर्चा आती है? सेक्शन बी।